हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस ओसीसी। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का एक लेसन सरल परिपथ सिंपल सर्किट के बारे में। ये इसका सेकेंड पार्ट होगा। इससे पहले का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को वैद्युत सेलों के बारे में बताया गया होगा कि वैद्युत सेल क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड वैद्युत सेल में दूसरी टॉपिक जानेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। यदि हम किसी यूनिट चार्ज को, इकाई आवेश को पूरे सेल में, सेल के दो टर्मिनल होते हैं जिसको हम एनोड और कैथोड के नाम से जानते हैं, तो किसी एक आवेश को पूरे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के साथ साथ पूरे सेल के अंदर तक उसको पूरा प्रवाहित होने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर, यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि यदि Q कूलाम का कोई आवेश है और यदि आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, अर्थात वैद्युत अपघट्य से लेकर टर्मिनल से लेकर वैद्युत अपघट्य तक पूरे के पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में या सेल में प्रवाहित करने में यदि W जूल कार्य करना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। तो ऊपर जो आपको परिभाषा दी गई थी उसके आधार पर, विद्युत वाहक बल की परिभाषा के आधार पर E = W/Q हो जाएगा। यहाँ पर E जो है सेल का विद्युत वाहक बल है, W जो है उस आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य या खर्च ऊर्जा है, और जो Q दिया गया है वह आवेश है। ये वही आवेश है जिसे पूरे के पूरे सेल में प्रवाहित किया गया है। तो इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा E = W/Q। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक, इंटरनेशनल यूनिट जो होती है, इसका मात्रक वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होती है। अब इसके बाद हम इसमें दूसरा पार्ट जो है जानेंगे कि टर्मिनल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, या सेल का टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसकी दूसरी टॉपिक, सेल का टर्मिनल विभवांतर। इससे पहले एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि सेल का टर्मिनल क्या होता है। जैसा कि अगर व्यवहारिक बात करें तो आप सभी लोग ये जानते होंगे, कोई सेल हो या कह सकते हैं कि बैटरी हो, तो उस बैटरी में दो खूंटियाँ होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी सेल बनाने के लिए दो प्लेटों की आवश्यकता होती है। उन दोनों प्लेटों की या रॉडों को ही हम टर्मिनल कहते हैं। तो ये टर्मिनल होता है। तो आइए जानते हैं कि सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से, एक टर्मिनल का मतलब आप समझें कि एक प्लेट से या एक खूंटी से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, अर्थात सेल के बाहर, एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बताया गया है कि यदि किसी एकांक आवेश को यूनिट चार्ज ले लिया जाए
एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ऐसा कहा जा रहा है जैसे यदि हम ऐसा करें कि सपोज दैट यदि Q कूलाम आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा सेल द्वारा किया गया कार्य। अभी हमने बताया है कि या तो यह ऊर्जा कहें या तो इसे कार्य कहें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कृत कार्य ही ऊर्जा की माप होती है। इसको हम कहते हैं कि डन वर्क इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। तो W जूल हो तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, मतलब कि यदि किसी आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में या लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V = W/Q के रूप में इसको दिखाया जा रहा है। यदि सेल में बाह्य प्रतिरोध, अगर आउटर रेजिस्टेंस जो होता है, जो बाह्य प्रतिरोध या रुकावट होती है तथा उसमें प्रवाहित कुल धारा टोटल करंट I एम्पियर हो या I हो, तो ऐसे कंडीशन में हम बता सकते हैं कि जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा V = W/Q = RI होगा। यहाँ पर R बाह्य प्रतिरोध है और I सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। इस प्रकार से सेल के टर्मिनल विभवांतर का जो मात्रक होता है या SI मात्रक होता है या MKS पद्धति में जो मात्रक होता है ये जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। तो ये होता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो हमने जाना सेल के टर्मिनल विभवांतर के बारे में कि सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसको किस फार्मूले के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आइए देखते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है या आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है, इसमें बताया जाता है कि जिस प्रकार चालक तार धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध का सीधा अर्थ रुकावट से होता है, ठीक उसी प्रकार से सेल के अंदर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का अर्थ उस विलयन से होता है जिसे हम बैटरी में या सेल में धारा के प्रवाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अवरोध उत्पन्न करता है, इस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसमें आप फिगर में देख रहे हैं, इस प्रकार से इसकी परिभाषा फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखते हैं, जिस प्रकार चालक तार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से सेल के अंदर विद्युत अपघट्य अर्थात विलयन भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इस अवरोध को ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपको एक सेल दिखाया गया है। इस सेल में आप देख सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से दिखाया गया है। यह एक पूरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्मॉल r लिखा हुआ है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और वहीं पर V लिखा गया है जो उसकी वोल्टता दी गई है, और कैपिटल E जो दिखाया गया है यह सेल का वैद्युत वाहक बल है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहते हैं। फिर इसमें जो है जो कैपिटल R से दिखाया गया है ये आउटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है जिसको हम लोड प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, लोड कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो बच्चों, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये सेल के अंदर का प्रतिरोध होता है जो कि एक प्रकार से इंटरनल लोड ऑफ सेल कह सकते हैं या सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। अब इसके बाद वाली टॉपिक हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं इसमें आगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कौन कौन से कारक अपना इफेक्ट डालते हैं, तो आइए देखते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर
निर्भर करता है। कोई जो सेल होता है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये कुछ बातें हैं जिन बातों पर ये निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, जो यहाँ पर आपको सामने बताए जा रहे हैं, लिखे हुए हैं। तो आइए इसका पहले टॉपिक को देखते हैं। पहले टॉपिक कह रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्य का मतलब सामान्य तौर पर बैटरी का पानी या सेल के अंदर जो द्रव भरा होता है उसकी बात होती है। यदि वह गाढ़ा है, सांद्र है, तो आंतरिक प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा, और यदि तनु है, हल्का है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप किसी तालाब में तैर रहे हो और यदि तालाब में रुकावट ज़्यादा हो, गाढ़ापन ज़्यादा हो, कचड़े ज़्यादा हो, तो उस तालाब में तैरने में आपको समस्या अधिक होगी। ठीक उसी प्रकार से वैद्युत अपघट्य वो तालाब है जिसमें इलेक्ट्रॉन तैरते हैं या आवेश तैरते हैं। तो वैद्युत अपघट्य जितना हल्का होगा, जितना फीका होगा, वो उतनी आसानी से गति कर पाएंगे, रुकावट कम आएगी, और जितना गाढ़ा होगा उसमें रुकावट उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो इस प्रकार से पहले टॉपिक को ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ा देने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब देखते हैं इसकी दूसरी टॉपिक के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धन वाले और ऋण वाले, जिसको कैथोड और एनोड कहते हैं, या कह सकते हैं बैटरी के जो दो खोटियाँ होती हैं या दो रॉड होते हैं, यदि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो उनका वैद्युत अपघट्य भी नहीं, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर आवेश उसमें से तैरकर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर या प्रवाहित होकर या गति करके एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने में उसको अधिक रुकावट उत्पन्न मिलेगी। जितनी कम दूरी तय करना रहेगा उतनी रुकावट भी कम उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट है कि यदि इनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाएगा तो बीच की दूरी बढ़ा देने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और बीच की दूरी यदि घटा दिया जाता है तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। तीसरी टॉपिक है, विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात क्षेत्रफल जितना अधिक डूबा रहेगा, प्रतिरोध उसका आंतरिक उतना ही कम होगा, और जितना कम डूबा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जितना अधिक डूबा रहेगा उतनी सरलता से ही वह अपने एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर पहुंच जाएगा। जितना कम डूबा रहेगा उतनी ही कम मात्रा में आवेश प्लेट पर पहुंच पाएंगे और रुकावटें अधिक उत्पन्न होंगी। चौथा टॉपिक है इसकी, लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनों को अपघट्य में डूबे रखने पर इनका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर आप लंबे समय तक जो है इलेक्ट्रोडों को उस विलयन में डुबोए रखते हैं तो उनका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाया करता है। अब इसके बाद इसकी लास्ट टॉपिक है, अपघट्य के ताप के बढ़ने पर, यदि जो अपघट्य होता है, वैद्युत अपघट्य या विलयन जो होता है, या कह सकते हैं बैटरी का जो पानी होता है, वह अगर ताप उसका बढ़ जाता है या उसको गर्म हो जाता है, धीरे धीरे ताप बढ़ने पर इसकी श्यानता घट जाती है। जो इसकी श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, ये घट जाती है, जिसके कारण आंतरिक प्रतिरोध भी घट जाया करता है। तो ये बातें थी सेल की आंतरिक प्रतिरोध के लिए, कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर 5 टॉपिक दी गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं इन 5 बिंदुओं पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। अब इसके बाद हम इसमें अगली टॉपिक आप लोगों को देंगे, जिसमें आप इससे अगले पार्ट 3rd में आप इसका देख सकते हैं कि 3rd पार्ट में आप लोगों को समझाया गया है कि इसके आगे पार्ट क्या है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।